एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं, आपका फराज आरजे अमनम 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर, और लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच एक और कहानी निर्मल वर्मा की ही रचित। कहानी है अंधेरे में। बीच की 3 पगडंडियों को पार करके बानो आती थी और आते ही पूछती थी, कुछ पता चला? मेरा मन झूठ बोलने के लिए मचल उठता। सोचता कह दूँ हाँ पता चल गया, हम दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन बानो झूठ ताड़ जाएगी, इसलिए आंखें मूंदे रहता। बानो मेरे हाथ पर हाथ रखती। जब उसका हाथ ठंडा लगता तो मैं जान जाता कि अभी बुखार है। जब गर्म लगता तो मन उल्लासित हो उठता। आंखें खोलकर पूछता, कैसा लगता है बानो? और बानो निराशा भरे स्वर में कहती, अभी तो कम है, लेकिन शाम तक ज़रूर चढ़ जाएगा। और बानो समझती थी कि जब तक बुखार रहेगा हम उसके संग शिमले में ही रहेंगे। बुखार उतरने लगता तो उसे निराशा होती। जब कभी बानो की आहट मिल जाती तो मैं जानबूझकर पास आके ठंडे पानी से अपना माथा रगड़ लेता। जब वो आती तो उसका हाथ अपने माथे पर रखकर पूछता, देखा तो बानो कितना ठंडा है? बानो गुमसुम सी खिड़की के बाहर देखती रहती। खिड़की के बाहर नीले जंगल हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, पेड़ों के घने झुरमुट हैं। जब हवा का झोंका पर्दे को झुलाता हुआ भीतर आता है, दूर दिगंत की एक स्वप्निल सी खुशबू कमरे में बिखर जाती है। इन पहाड़ों के पीछे दिल्ली है ना बानो? मैं पूछता हूँ। बानो ने चुपचाप से हिला दिया। उसे दिल्ली की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कभी कभी मुझे उस पर काफी तरस आता था। उस बेचारी ने अब तक दिल्ली नहीं देखी थी। उसके अब्बा का दफ्तर 12 महीने शिमले में रहता था। मैं आज गई थी अपने घर, बानो ने कहा। जिस अपने घर का नाम सुनकर मैं सब कुछ भूल जाता था, आज उसके प्रति मेरे मन में कोई उत्सुकता नहीं जगी। मेरे अलूचे तुम ले लेना बानो। मैं आंखें मूंदे लेटा रहा। तुम्हारे गले सड़े बलूचे कौन खाएगा? जब दिल्ली जाओगे अपनी पोटलियां बांध कर ले जाना। बानो खींच कर बाहर बरामदे में भाग गई। मुझे गुस्सा लगा, लेकिन बीमारी में गुस्सा भी टूटा फूटा आता है। कोई भी भाव अंत तक नहीं पहुंच पाता, बीच रास्ते में ही सूख जाता है। जब रोने को जी करता है तो रोना नहीं आता, आंखें ही बिफरी सी रह जाती हैं। जब खुशी होती है तो दिल तेजी से नहीं धड़कता, केवल होंठ कांप कर रह जाते हैं। इन दिनों मेरे कमरे में आने से पहले बानो की तलाशी ली जाती थी कि कहीं वो खट्टे अलूचे और कच्ची खुबानियाँ लुक छिप कर भीतर ना ले आए। उसके दुपट्टे के सिरे में नमक मिर्च की पुड़िया बंधी रहती थी। बीमारी से पहले अलूचों को उनमें भिगोकर हम चटनी बनाया करते थे। बानो ने जिसे अभी अपने घर कहा था, वो पड़ोस में एक भुतहा मकान था जो 12 महीने खाली उजाड़ पड़ा रहता था। कहते थे कि वहाँ एक मेम ने अपने हाथों से अपने को जान से मार लिया था। उस मकान का एक कमरा गुसलखाने में खुलता था। वहीं मैं और बानो अपनी कच्ची पक्की खुबानियाँ और अलूचों का खजाना छुपा कर रखते थे। यह गुप्त व्यापार था जिसकी खबर अभी तक किसी तीसरे व्यक्ति के कान में नहीं पड़ी थी। बानो बाहर बरामदे में देर तक झूला झूलती रहती थी। जब वो झूठा लेकर झूला ऊपर लाती है तो उसकी शलवार गुब्बारे सी फूल जाती है। झूले को ऊपर नीचे घूमता देखते हुए मेरी आंखें झपकने लगी। कब आंख लग गई याद नहीं आता। सपना आया था। दोपहर को सोते हुए जो सपना आता है वो मुझे हमेशा याद रहता है। दफ्तर से बाबू का टिफिन लेने के लिए चपरासी आया है। उसने हंसते हुए बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं। भुतहा मकान के कमरे की खिड़की से बानो मेरे अलूचों को बाहर फेंक रही थी और दूर पहाड़ियों में कालका शिमला की रेल में वही मीम बैठी है जिसने आत्महत्या की थी। बानो जो अलूचे बाहर फेंकती रहती है, रेल के डिब्बे से वही मीम खिड़की से हाथ बाहर निकाल कर उन्हें पकड़ती जा रही है। जब मेरी आंख खुली तो मानो बानो कब की जा चुकी थी। शाम को माँ चाय लेकर आई तो मैंने पूछा, चपरासी आया था? माँ ने हैरान होकर कहा, हाँ आया था। क्यों, कुछ कहता था? मैंने पूछा। माँ ने कहा, नहीं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं बोला और तकिए के सहारे अधलेटा सा चाय पीने लगा। माँ ने थर्मामीटर लगा कर देखा, फिर झटक दिया। पहले मैं अपना बुखार पूछ लिया करता था, किंतु जब देखा कि माँ झूठ बताती है तो पूछना छोड़कर केवल उनके चेहरे को देखा करता था और उसे पढ़ने की कोशिश किया करता था। कभी कभी माँ मेरे गंभीर चेहरे को देखकर कहती, जल्दी ठीक हो जाओ फिर दिल्ली चलेंगे। वो उस निश्चल हल्के ढंग से कहती कि मानो ठीक होना मेरे बस की बात है, जैसे मैं जानबूझकर जिद किए हुए बीमार बैठा हूँ
और वो मुझे ठीक होने के लिए फौसला मना रही है। इससे मुझे गुस्सा आता है और मैं करवट बदलकर खिड़की की ओर मुंह मोड़ लेता, किंतु मैंने काफ़ी देर तक पता नहीं चलता कि मैं गुस्सा किए हुए हूँ। मैं अपने पाँव ऐंठ लेता, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बंद कर लेता और दांतों को भींचता हुआ जोर जोर से सांस लेने लगता। वहाँ जो खिड़की से बाहर देख रही होती थी वो एकदम घबरा उठती, मेरे चेहरे को देखती, फिर ठंडी आंच भरकर मेरे सिरहाने बैठ जाती। न जाने मैं कैसे जान लेता वो मेरे अभिनय को भांप गई है, किंतु ऊपर से वो कुछ नहीं बतलाती। धीरे से अलमारी से कैडबरी चॉकलेट निकालकर मेरे तकिए के नीचे रख देती। बाबू को मत बताना, उन्होंने मेरे बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहा। दूसरे क्षण वो मुझे भूल गई। उनकी उंगलियों के निश्चित अर्ध सोए स्पर्श से मुझे पता चल जाता कि वो स्वयं मुझसे कोसों दूर खो गई है। चॉकलेट जो मुझे दी है वो मुझे रिझाने नहीं बल्कि मुझसे छुटकारा पाने के लिए, जिससे वो बिना किसी विघ्न बाधा के अपने में सिमटी रह सके। ऐसे क्षणों में मैं चुपचाप उनकी ओर देखता रहता। वो नहीं जानती कि मैं उनकी ओर देख रहा हूँ। उनके चेहरे के बल ढीले पड़ जाते, सब उतार चढ़ाव मिट जाते और एक शून्य सी समतलता बिछ जाती। मुझे लगता जैसे उनकी आंखों में सूखी तपिश सी गरमाई सी फैल गई है, किंतु दूसरे क्षण ही भ्रम होता है कि उनमें धुंधला सा गीलापन जो चमक रहा है। मुझे अक्सर एक खुशफहमी होती थी कि वो मेरी बीमारी के संबंध में सोच रही है। हालांकि भीतर ही भीतर मुझे मालूम था कि ऐसे क्षणों में उनके ख्यालों से मेरा दूर का भी वास्ता नहीं है। तब मैंने धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। वो एकदम हड़बड़ाकर चौंक गई। मुझे लगा जैसे मैं उन्हें ज़बरदस्ती कहीं बहुत दूर से खींच लाया हूँ। मुझे कुछ देर तक घूरती रही, फिर अचानक मेरे होठों को चूम लिया। मैंने कमीज़ की बाह से अपने होठों को पोंछा। वो मुस्कुराने लगी। बच्ची, एक बात पूछूं? क्या? अगर मैं कहीं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे समझोगे? माँ अपलक एकटक मुझे देख रही है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा? ना, उन्होंने सिर हिलाया। बाबू के संग जाओगी? ना। फिर? मैं विस्वत सा उनकी ओर देखता रहा। वो हंसने लगी और संग पलंग पर लेट गई। मैंने अपने गाल उनके गालों से सटा लिए। माँ बहुत खूबसूरत है, घर में सब उनसे डरते हैं। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि उनमें कौन सी ऐसी बात है जो सबको आतंकित किए रहती है। ऐसे डर मुझे भी लगता है उनकी आंखों से, जब वो मेरे पास बैठकर मुझे देखती हैं। बहुत दिन पहले बाबू के संग उनके एक मित्र के घर गया था। वापस आते हुए हमें पहाड़ी नालों के संग ऊपर चढ़ना पड़ा था। ऊपर आकर हम पेड़ों के घने अंधेरे झुरमुट के बीच कुछ देर सुस्ताने के लिए खड़े हो गए थे। मैं उस जगह की वीरान चुप्पी से डर गया था। जब कभी मैं अब माँ की आंखों देखता हूँ तो न जाने क्यों मुझे उस रात जंगल के झुरमुट का घना घना सा अंधेरा याद आ जाता है। संगमरमर सी चिकनी सफ़ेद उनकी बाहें हैं जिनमें शर्माते शर्माते छूता हूँ। वो अपने बालों को बहुत कसकर बांधती हैं और इसलिए उनका माथा इतना चौड़ा दिखाई देता है। बालों के बीचों बीच सीधी मांग है जिसे देखकर अक्सर मैं उदास हो जाता हूँ। उनके कान बहुत छोटे छोटे हैं, गुड़िया के कानों से, जिन्हें वो अपने बालों के भीतर छुपाए रखती हैं। जब कभी वो मुझसे सट कर लेटती हैं तो मैं उनके कानों को बालों के भीतर से निकाल लेता हूँ। मुझे बालों की बात याद आ जाती है और मेरे सारे शरीर में एक हल्की सी झुरझुरी फैलने लगती है। जिनके कान छोटे होते हैं, उन्होंने एक दिन कहा था कि वो लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं। मैंने ये बात माँ को नहीं बताई। सोचता हूँ जब वो मरने लगेंगी तो कह दूंगा कि वो अपने छोटे छोटे कानों की वजह से ही मर रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि उन्हें मेरी बीमारी की विशेष चिंता नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये भी भूल जाती हैं कि मैं बीमार हूँ। एक दिन जब मैंने केक खाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने बुआ अथवा बाबा की तरह मेरी नाजायज़ मांग का कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप अलमारी से केक का एक टुकड़ा तस्तरी में रखकर मेरे सामने धर दिया और आंखें मूंद कर कुर्सी पर लेटी रही। मुझे कुछ बुरा लगा और केक खाने की मेरी इच्छा उसी क्षण मर गई। मुझे भय था कि कुछ भी खा लेने से बीमारी लंबी हो जाएगी और तब दिल्ली जाने का दिन और भी टल जाएगा। मुझे मालूम है माँ दिल्ली नहीं रहना चाहती। इसका कारण मुझे आज भी समझ में नहीं आता, किंतु एक बार उन्होंने ये बात बीरेन चाचा से कही थी। कभी कभी चोरी चोरी चुपके से मैं माँ के कमरे में जाता हूँ। पिछले कुछ महीनों से माँ और बाबू अलग अलग अपने अपने कमरे में सोते हैं। पहले मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, किंतु कुछ चीज़ें हैं जिन्हें मैं किसी से नहीं पूछता। मन का एक कोना है जिसमें सबकी आंखें से छुपा कर उन्हें मैं दबा देता हूँ। माँ का कमरा छज्जे के अंतिम सिरे पर है। मुझे अपने कमरे से उनके कमरे की 2 खिड़कियाँ दिखाई देती हैं। खिड़कियों के बीच दीवार का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर पत्तों की जालीदार छाया हर शाम से बट आती है।
कभी कभी खिड़की का नीला पर्दा उड़कर दीवार से चिपक जाता है। तब पत्तों की जालीदार दीवार से उठकर पर्दे पर मंडराने लगती है। खुली खिड़की से मैं माँ का सिर दिखाई देता है। जब वो सिर जरा ऊपर उठाती हैं तो धूप में उनका जोड़ा सुनहरा सा होकर चमक उठता है। मैं समझ जाता हूँ कि माँ खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी पढ़ रही है। मैं कई बार माँ के कमरे में गया हूँ। सोफे पर, उनके पलंग पर, तकिए के पास, पलंग के नीचे किताबें बिखरी रहती हैं। माँ को शायद बहुत कम नींद आती है। रात को अनेक बार मैंने उनके कमरे में बत्ती का सा प्रकाश देखा है। सोचता हूँ वो इन्हीं किताबों को पढ़ती रहती होगी। एक बार मैंने कोई किताब खोली थी। उस पर छोटे छोटे टेढ़े नीले अक्षरों में बीरेन चाचा का नाम लिखा था। मैं मंत्रमुग्ध सा उन अक्षरों में खो गया था। बनो नाम मैंने माँ के कमरे में रखी अनेक किताबों पर देखा था। मुझे बीरेन चाचा की एक छोटी सी कॉटेज याद आती है, जहाँ एक दिन मैं माँ के संग गया था। एक बड़े कमरे में छत तक किताबें चुन रखी थी। कहानी लेकर आऊंगा आपके पास अगले भाग के साथ। कहानी है अंधेरे में।